हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मजे में हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, हमने मई 2025 एग्जाम्स और उसके आगे वाले अटेम्प्ट के लिए इनकम टैक्स के फ्रेश रिविजनरी सेशंस, एकदम अपडेटेड रिविजनरी सेशंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हिसाब से ऑनलाइन अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इनका फायदा उठा रहे हैं और इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे वीडियोस को यूज करके अपनी रिवीजन के प्रोसेस को और आसान बना रहे हैं। अभी तक हमने इनकम टैक्स के 3 वीडियोस जो है वो ऑनलाइन अपलोड किए हैं। टॉपिक नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, टॉपिक नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टॉपिक नंबर 3 इनकम अंडर दी हेड सैलरी और आज मेरे पास आ रहा है टॉपिक नंबर 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स में हमारे पास कुल मिला के 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। और इन पांचों में से सबसे छोटा हेड मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी हेड रहता है। तो आज का जो वीडियो है इसका ऑब्जेक्टिव है आपके हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज करवाने का। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल लग रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो भी आपका इनपुट है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी, हाउस प्रॉपर्टी के जो टॉपिक आता है इसमें इनकम टैक्स के मेरे पास जो आते हैं सेक्शंस वो हैं सेक्शंस 22 से लेके सेक्शंस 27। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 22 आता है। वो कहता है जी हाउस प्रॉपर्टी हेड लागू होने के लिए क्या क्या चीजें फुलफिल होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सेक्शन 22 जो होता है वो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 22 3 बातें कह के जाता है। पहली चीज, आपकी जो एसेट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, इट शुड बी अ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। इसका मतलब ओपन लैंड नहीं होनी चाहिए। ओपन लैंड तो एक वेकेंट साइट होती है। आपकी जो लैंड है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। दैट कंस्ट्रक्शन कैन बी ऑन 100% ऑफ द एरिया, दैट कंस्ट्रक्शन कैन बी ऑन 50% ऑफ द एरिया, दैट कैन बी ऑन 10% ऑफ द एरिया, बट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एकदम खाली जगह है ना तो उसको हम वेकेंट साइट बोलेंगे। और वेकेंट साइट को किराए पे देके जो रेंट कमाते हैं उसे वेकेंट साइट लीज रेंट कहते हैं। और वेकेंट साइट लीज रेंट को टैक्स करने का अप्रोप्रिएट हेड मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं अदर सोर्सेज रहता है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका जो असेट है वो असेट बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट डे टू के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन आपकी लैंड पे होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, आप इस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। अगर एज अ टेनेंट आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। और सबलेटिंग की इनकम को टैक्स करने का अप्रोप्रिएट हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है। एंड तीसरी चीज, आप प्रॉपर्टी को किसी भी काम के लिए काम में लीजिए, चाहे आप इसमें खुद रहिए, चाहे किसी को किराए पे दीजिए, चाहे खाली छोड़िए, लेकिन इस प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां पे एक प्रॉपर्टी को आप खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पे इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं उनको हम इनकम टैक्स के P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। उनका एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलता। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लागू होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। कंडीशन नंबर 2, असेसी इस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी काम में ले सकते हैं लेकिन खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए आप काम में नहीं लेंगे। जहां पे आप प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस प्रोफेशन में काम में लेते हैं वहां पे आपका अप्रोप्रिएट हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं पीजीबीपी हो जाता है। अगली कहानी, कल को आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं। तो जी अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का, तो प्रॉपर्टी को बेच के आपकी कमाई पीजीबीपी हेड में आएगी। और अगर आपका बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का, तो आपकी इनकम जो है वो कैपिटल गेन में आएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड डज नॉट कवर द सिनारियोज वेयर अ पर्सन इज बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड कवर्स द सिनारियो वेयर अ पर्सन इज गिविंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट। सो अगर आप प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं तो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी हेड का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो खरीद के बेच के इनकम पीजीबीपी में आएगी। और आपका बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो आपकी इनकम कैपिटल गेन में आएगी। अगला पॉइंट मेरे पास आता है सबलेटिंग। कल को मानो मैंने एक प्रॉपर्टी खुद किराए पे ली और इस प्रॉपर्टी की आज मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ओनर कहेगा नहीं जी आपको तो प्रॉपर्टी किराए पे चलानी पड़ेगी क्योंकि आपका लॉक इन पीरियड जो है वो लॉक इन पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। ओनर से परमिशन लेकर अगर मैं प्रॉपर्टी किसी दूसरे टेनेंट को किराए पे देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। सबलेटिंग से आने वाली इनकम का अप्रोप्रिएट हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है, अदर सोर्सेज होता है। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आपके हाथ में तभी आती है जब आप प्रॉपर्टी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है तो फिर आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड लागू नहीं हो पाएगा। तो अगर एज अ टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी से कोई रेंट कमाते हैं, दैट एक्टिविटी एज आई सेड इट इज टर्म्ड एज सबलेटिंग। और सबलेटिंग की इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में आती है। अब मानिए मैंने 10,000 पर मंथ पे प्रॉपर्टी किराए पे ली है और मैं आगे 12,000 पर मंथ प्रॉपर्टी किराए पे देता हूँ, तो मेरी नेट 2,000 पर मंथ जो है वो सबलेटिंग की इनकम है। अगर मैंने 10,000 पर मंथ पे प्रॉपर्टी किराए पे ली है और आगे मैं इसे 9,000 पर मंथ पे प्रॉपर्टी किराए पे देता हूँ, तो मेरे पास 1,000 पर मंथ का सबलेटिंग का लॉस है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, रेंटल इनकम
earned by the original tenant from subletting of property to a subtenant shall be taxable under the head other sources after adjustment of expenses incurred by the original tenant, including rent paid to the original owner. आगे आते हैं जी, अगला पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी। पिछले साल तक हम यहाँ पे ये कहते थे कि अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी को किराए पे देने का, तो किराया ही आपके लिए बिजनेस है और किराए से आने वाली इनकम जो है वो आपकी पीजीबीपी इनकम की तरह टैक्स होनी चाहिए। लेकिन बजट 2024 में एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई। अमेंडमेंट क्या है? बेसिकली सेक्शन 28 में क्लैरिफिकेशन ऐड की गई है और इस क्लैरिफिकेशन में क्या कहा गया है, देखिए। इन सेक्शन 28 of the Income Tax Act, after explanation to the following explanation shall be inserted with effect from the first day of April 2025, namely, it is hereby clarified that any income from letting out of a residential house or a part of the house by the owner shall not be chargeable under the head PGBP and shall be chargeable under the head income from house property। ये एक्सप्लेनेशन ये कह के गई है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो तो ओनर की जो इनकम है वो पीजीबीपी में नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पाया गया, जो लोग अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे थे वो उसे हाउस प्रॉपर्टी में ना शो करके पीजीबीपी में शो कर रहे थे। सर, व्हाट कैन बी द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच द पर्सन इज शोइंग हिज इनकम एज पीजीबीपी इनकम एंड नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम? अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आप अपने मनचाहे खर्चे नहीं माइनस कर सकते। म्युनिसिपल टैक्स का अलग से आपको डिडक्शन मिल जाता है, बाकी सारे खर्चों के लिए आपको नोशनल बेसिस पे 30% का बेनिफिट मिल जाता है और इंटरेस्ट के लिए आपको अलग से एक बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो ये लिमिटेशंस है कि बस ये म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट अलग से माइनस होगा, बाकी कुछ अलग से ना माइनस होके 30% के स्कोप में कवर हो जाएगा। ये वाली रिस्ट्रिक्शन पीजीबीपी में नहीं आती है। पीजीबीपी में आप कंप्लीट खर्चे पी&एल में डेबिट कर सकते हैं, टोटल खर्चे आप पी&एल में डेबिट कर सकते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों के खर्चे ज्यादा होते थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में ना दिखा के पीजीबीपी में दिखा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 28 में इस क्लैरिफिकेशन को ऐड करके ये क्लियर कर दिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप लेट आउट कर रहे हैं ना, तो उससे आने वाली इनकम आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होगी, पीजीबीपी में नहीं आएगी। अब इस पॉइंट का आईसीआई ने ये इंटरप्रिटेशन निकाला हुआ है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही रहेगी, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करना आपके लिए बिजनेस ही क्यों ना हो। और ये चीज इन्होंने अपने नए स्टडी मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट की है। तो हम भी इसी चीज को फिर लेके चलते हैं और इससे मेरे पास अब दो चीजें आ जाती है कि अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी लेट आउट करने का, तो मैं जानना चाहूंगा आपका बिजनेस जो प्रॉपर्टी लेट आउट करने का है वो एग्जैक्टली किस एक्टिविटी का है। अगर आपका बिजनेस है कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का, तो जो नई एक्सप्लेनेशन सेक्शन 28 में ऐड हुई है उससे आपका कोई लेने देना नहीं है, आपकी इनकम पीजीबीपी इनकम की तरह ही टैक्स होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का, तो जो सेक्शन 28 में नई एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है ये आप पे लागू हो जाएगी और जब ये आप पे लागू हो जाएगी तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम की तरह ही टैक्स होगी। डन। मूविंग अहेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मैंने प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखी हुई है, तो प्रॉपर्टी को खरीद के और बेच के तो इनकम पीजीबीपी में आएगी। लेकिन इनकेस मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, तो मैं इसे कहीं ना कहीं किराए पे चढ़ाना चाहूंगा। अब होता क्या है, प्रॉपर्टी डीलर्स इस डर के मारे कि प्रॉपर्टी खराब ना हो जाए, प्रॉपर्टी पुरानी ना हो जाए, वो बहुत लंबे टाइम तक प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है जी आप तो रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हो, तो भाई हम एक लेवल तक चुप बैठेंगे, उसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। गवर्नमेंट कहती है जिस साल में प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है उसके अगले 2 साल तक आप इसे किराए पे नहीं चढ़ाते, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद भी आप इसे किराए पे नहीं चढ़ाएंगे, तो हम आपकी इस प्रॉपर्टी को नोशनल बेसिस पे टैक्स कर देंगे। नोशनल बेसिस पे टैक्स करने का मतलब इस प्रॉपर्टी का जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसको एनुअल वैल्यू मान के आपकी कंप्यूटेशंस जो है वो निकाली जा सकती हैं। तो एक प्रॉपर्टी डीलर जिसने प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए रखी हुई है, अगर उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है अप टू 2 इयर्स कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कमाए तो भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स, तो जिस साल जब आप पैसा कमा ही नहीं रहे हैं उसके बाद भी अगर टैक्स देना पड़े तो वो चुभेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट्स बढ़ा देंगे या तो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, या आप अपने एफर्ट्स बढ़ाएंगे प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए। इसी इंटेंशन के साथ ये टॉपिक बना हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 23(5). एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, तो प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, कल को प्रॉपर्टी बिकी नहीं, आप किराए पे चढ़ाते हैं, तो एनुअल वैल्यू उसकी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। For a period of 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction of the property has been obtained from the competent authority, annual value can be taken as nil. After the expiry of said 2 years, house property income shall be taxed on a notional basis by taking expected rent as GAV. अगली कहानी,
ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट मतलब प्रॉपर्टी और फैसिलिटीज को आपने कंबाइंडली लेट आउट किया हुआ है। अगर कॉम्पोजिट रेंट सेपरेट आउट किया जा सकता है कितना प्रॉपर्टी के लिए और कितना फैसिलिटीज के लिए, तो लॉ कहेगा जी प्रॉपर्टी के रेंट को आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कीजिए और फैसिलिटीज के रेंट को आप पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में टैक्स कीजिए। लेकिन कल को ये अलग अलग नहीं हो पा रहा, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड कहता है जी हम तो सिर्फ प्रॉपर्टी के हेड को एब्जॉर्ब करेंगे और किसी चीज को तो हम एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे। इन केस आप सेपरेट आउट ही नहीं कर पा रहे कि कितना प्रॉपर्टी का कितना फैसिलिटीज का, तो वहां पे गवर्नमेंट कहती है मजबूरन हमें कंप्लीट रेंट को हाउस प्रॉपर्टी से एलिमिनेट करवाना पड़ेगा। द एप्लीकेबल हेड विल बी पीजीबीपी और अदर सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन ये जो एक्टिविटी है वो सामने वाले पर्सन के लिए बिजनेस है या नहीं है। जैसे कल को होटल वालों ने पैसा रिकवर किया, ऑडिटोरियम वालों ने पैसा रिकवर किया, पीजीज ने पैसा रिकवर किया, ये एक्टिविटी सामने वाले के लिए बिजनेस हो सकती है, तो वहां पे इनकम पीजीबीपी में आएगी। Taxability of composite rent, property plus facilities. Rent of house property and other facilities is separable. The rent of house property is taxable under the head house property and rent of other facilities is taxable under the head PGBP or other sources. Case number 2, rent of house property and other facilities is not separable. Entire rent is taxable under the head PGBP if assessee is engaged in the business of such renting. Otherwise, entire rent is taxable under the head other sources. और लास्ट, अगर आप प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम का असेसमेंट पीजीबीपी हेड में होगा। और जब भी इनकम पीजीबीपी हेड में होता है तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे पी&एल अकाउंट में एक्चुअल बेसिस पे माइनस होते हैं, कुछ भी नोशनल बेसिस पे माइनस नहीं होता। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द असेसी व्हिच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस प्रोफेशन, एक तो वो पीजीबीपी में आएगी। साथ के साथ जहां पे आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेट आउट की है जो आपके बिजनेस से सप्लीमेंट्री है, जुड़ी हुई है, तो वो इनकम भी आपके हाथ में पीजीबीपी में आएगी। एग्जांपल, एक स्कूल है, एक पर्सन है, उसका बिजनेस है स्कूल या कॉलेज चलाना, उनका खुद का एक ऑडिटोरियम है। कुछ टाइम के लिए वो ऑडिटोरियम काम में नहीं आ रहा था तो उन्होंने ऑडिटोरियम किराए पे दे दिया कोचिंग क्लासेस लगाने के लिए। तो उस ऑडिटोरियम को किराए पे देके जो भी स्कूल ने पैसा कमाया वो उनके हाथ में पीजीबीपी में टैक्स होगा। Where income from property is taxable under the head PGBP, all expenditure in connection with such property are allowed to be debited to P&L account on actual basis. चलिए जी, स्टार्टिंग से एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारी कहानी जितनी भी अभी तक हमने देखी है। सेक्शन 22 मेरा हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन होता है। वो कहता है जी कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में तभी असेस होगी जब 3 कंडीशन फुलफिल है। कंडीशन नंबर 1, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एक ओपन लैंड नहीं होनी चाहिए, उस पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इट शुड बी अ केस ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। कंडीशन नंबर 2, आप इस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। एंड कंडीशन नंबर 3, आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी काम में लीजिए लेकिन खुद के बिजनेस प्रोफेशन में काम में नहीं लेंगे। खुद के बिजनेस प्रोफेशन में काम में लेंगे तो जैसे अभी लास्ट में हमने पढ़ा वहां पे आपका एप्लीकेबल है पीजीबीपी है। आप इस प्रॉपर्टी में रहिए, खाली छोड़िए, किराए पे चढ़ाइए, कुछ टाइम के लिए रहिए, कुछ टाइम के लिए किराए पे चढ़ाइए, सब चलेगा। लेकिन इसमें खुद का बिजनेस प्रोफेशन करना अगर आपने स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेबल हेड विल बी पीजीबीपी। कल को आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो प्रॉपर्टी को बेचने वाली एक्टिविटी का हाउस प्रॉपर्टी के लॉ से कोई मतलब नहीं है। आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का तो पीजीबीपी, और आपका बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का तो कैपिटल गेन। कल को एज अ टेनेंट आप प्रॉपर्टी को आगे फर्दर सबलेट करते हैं तो सबलेटिंग की एक्टिविटी को टैक्स करने का अप्रोप्रिएटेड अदर सोर्सेस। प्रॉपर्टी को किराए पे देने का आपका बिजनेस है। प्लीज टेक नोट ऑफ बजट 2024 अमेंडमेंट। अगर आपका बिजनेस है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का, आईसीआई सेज इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अगर आपका बिजनेस है कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने का तो इनकम आपकी पीजीबीपी में आएगी। अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी हुई है, कल को वो खाली रहती है, किराए पे जाती है तो उसका एप्लीकेबल हेड हाउस प्रॉपर्टी है। 2 साल तक गवर्नमेंट चुप बैठी है। 2 साल कहाँ से? जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है उस साल के एंड से। उसके 2 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी को खाली छोड़ते हैं तब भी गवर्नमेंट इसे नोशनल बेसिस पे टैक्स करवा देगी। कंपोजिट रेंट अलग-अलग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फैसिलिटीज का तो करिए, प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज का पीजीबीपी अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी और अदर फैसिलिटीज को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं तो कंप्लीट रेंट आपको पीजीबीपी अदर सोर्सेज में लेके जाना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड वहां पीछे हट जाएगा। कुछ और चीजें बिफोर आई गो टू द कैलकुलेशन एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक पॉइंट मेरे पास आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट है, तो अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट है तो जी ये डिस्प्यूट तो कोर्ट ही सॉल्व करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ज्यूरिसडिक्शन प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स को सुलझाना नहीं है। लेकिन जब तक कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है तब तक पावर जो डिसीजन लेने की है इनकम टैक्स के असेसमेंट को लेके वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही रहती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोस्ट लाइकली उसी पर्सन को ओनर मानता है जो आज की डेट में प्रॉपर्टी से बेनिफिट डिराइव करता है। कल को वही पर्सन फ्यूचर में ओनर डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो कोई एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। कल को वो नहीं कोई और पर्सन कोर्ट के द्वारा ओनर डिक्लेयर किया जाता है तो वहां पे कोर्ट बताएगा पैरेलली कि जो इनकम टैक्स में टैक्सेस गए हुए हैं, जो पैसा मिला हुआ है, उन सबका एडजस्टमेंट कैसे होगा। So disputed ownership, court to decide the real owner of the house property.
and where the decision of the court is pending, power to decide owner lies with the income tax department to most likely consider the beneficial owner as the owner for tax purposes. अगला कंसेप्ट, डीम्ड ओनरशिप। आप असल में प्रॉपर्टी के ओनर हो नहीं, बट हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर एक पर्सन अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है या प्रॉपर्टी अवेलेबल कराता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफर को इसका डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, लेकिन डीम्ड ओनरशिप का क्लॉज नहीं लगेगा अगर प्रॉपर्टी आपको स्पाउस को देनी पड़ी है इन कनेक्शन विद डाइवोर्स या इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। इसी तरह से एक पर्सन अगर माइनर चाइल्ड के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वहां पे भी उसको इसका डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की गई है माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे, तो वहां पे लॉ नहीं लगेगा। So first case, transfer of a house property to spouse for inadequate consideration. Exception, transfer in connection with an agreement to live apart, that is divorce. Point number 2, transfer of a house property to a minor child for inadequate consideration. Exception, transfer to minor married daughter. तीसरा point, holder of an impartible estate. एक impartible estate है जो तोड़ी नहीं जा सकती है, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो जो इसका लीगल होल्डर है वो इसका ओनर माना जाता है। अगली चीज, मानिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई कंपनी है, एक ओयूपी है, जिन्होंने एक पूरी प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई उसके मेंबर्स ने किया, तो वहां पे प्रॉपर्टी का जो लीगल ओनर है, वो लीगल ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या एओपी होती है, लेकिन असल में इसकी यूसेज करते कौन है? मेंबर्स करते हैं, बिकॉज उन्होंने कंपनी की, एओपी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ले रखी है। तो जो ये मेंबर है, जो प्रॉपर्टी को असल में यूज करता है, एंजॉय करता है, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। सो मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी टू होम हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन अलॉटेड बाय सच कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। अगला पॉइंट, कल को मानिए एक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का अग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में। सेलर बायर के बीच में कंसिडरेशन का अमाउंट फिक्स हो चुका है, लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अभी बायर के नाम पे हुई नहीं है। मानो आज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना था और सेलर जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सेलर बायर को कहता है ये लीजिए जी घर की चाबियां, आप रहना स्टार्ट कीजिए, अभी एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए या मैं एक बार रिकवर कर जाऊं इंजरी से, तो मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करा दूंगा। तो इस टाइम पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो बायर के पास है, लेकिन अभी तक प्रॉपर्टी जो है वो बायर के नाम पे लीगली आई नहीं है। तो बायर जब, क्योंकि अभी इसका लीगली ओनर नहीं बना बट प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, तो यहाँ पे इस बायर को डीम्ड ओनर बोल दिया जाता है। Proposed buyer of a house property to whom possession has been handed over in pursuance of an agreement to sell or purchase the property. And last, अगर किसी भी पर्सन को आप प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस 12 इयर्स और मोर, तो वहां पे लीगल ओनर तो लेसर होता है, बट लेसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। सो लेसी ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विच हैज बीन लीज्ड आउट टू हिम फॉर नॉट लेस देन 12 इयर्स। तो नंबर 1, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एक्सेप्शन डाइवोर्स। अगला, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, एक्सेप्शन माइनर मैरिड डॉटर, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, किसी कंपनी, एओपी या बीओआई के या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हैं और उस मेंबरशिप की वजह से आपको घर मिला है कंपनी, एओपी, बीओआई की तरफ से, या फिर इसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का अग्रीमेंट फाइनल हो गया है, पोजेशन आपको मिल गई है, लेकिन अभी लीगली प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हुई है, तो ऐसा बायर। और लास्ट, अ लेसी ऑफ अ प्रॉपर्टी, जहां पे उसने लीज ऑब्टेन की है मिनिमम 12 साल की एक साथ। अब आते हैं जी कंप्यूटेशन के एस्पेक्ट पे कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैसे कंप्यूट होती है। वी स्टार्ट विद अ वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज जीएवी। जीएवी निकाली जाती है इनकम टैक्स के सेक्शन 23 के हिसाब से। सेक्शन 23 के अलग अलग पॉइंट यहाँ लगते हैं। जीएवी में से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस किया जाता है एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 23(1). वी स्टार्ट विद जीएवी, जीएवी में से माइनस किए जाते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस किया जाता है प्रोवाइजो टू सेक्शन 23(1) के हिसाब से। फिर जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद मेरे पास आती है एनएवी। अगली चीज, एनएवी में से हम माइनस करते हैं स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी एज पर सेक्शन 24A, और लास्ट में माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, दैट इज सेक्शन 24B। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि बेसिक केस में जीएवी कैसे निकालते हैं। बेसिक केस कौन सा होता है? जहां पे प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए किराए पे होती है, यहाँ पे आप सेक्शन 23(1)(a)(b) लगा के जीएवी निकालते हैं। जीएवी निकालने के लिए आपको 3 स्टेप लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम कहते हैं कि फेयर रेंट, मतलब जो मार्केट का रेंट है वो, एंड म्यूनिसिपल रेंट, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में जो रेंट है, इन दोनों में से लीजिए विच एवर इज हायर।
इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जो स्टेप 1 पे आंसर आया है, उससे आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट इंडिया में एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें हर जगह के लिए लिखा हुआ था कि हाईएस्ट कितना पॉसिबल रेंट हो सकता है। आज की डेट में एकदम यूजलेस सा लॉ है, बट इनकम निकालने के लिए भी कंसिडर किया जाता है। तो स्टेप नंबर 2 में आप कहेंगे स्टेप 1 या स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर। जो स्टेप 2 पे आंसर आएगा, उसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। और स्टेप नंबर 3 पे हम क्या कहते हैं? जीएवी। जीएवी आप कैसे निकालेंगे? जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो, या रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल व्हिचएवर इज हायर। अगली कहानी, ये तो आपके जीएवी निकालने के बाद दोबारा एक बार, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल रेंट व्हिचएवर इज हायर। स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, द लोअर फिगर विल बी टर्म्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट। एंड स्टेप नंबर 3, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो, एंड रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल व्हिचएवर इज हायर। अब बात आती है म्युनिसिपल टैक्सेस की। नंबर 1, म्युनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस किए जाएंगे जब वो ओनर ने पे किए हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस किए जाएंगे जब वो लोकल गवर्नमेंट को पे होते हैं। और म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो पे हो चुके होते हैं। इन अदर वर्ड्स, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर ओनर के अलावा किसी और व्यक्ति ने अपनी जेब से पे किए हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो पैसा लोकल अथॉरिटी के अलावा किसी और अथॉरिटी को पे किया जाता है। एंड लास्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो अभी तक पे ही नहीं हुए हैं। तो इनके लिए एक सिंगल लाइन में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तभी अलाउ किया जाएगा इफ दे हैव बीन एक्चुअली पेड बाय द ओनर हिमसेल्फ टू द लोकल गवर्नमेंट। So taxes actually paid by the owner himself to local authority or municipality is allowed to be deducted from GAV to arrive at NAV। और यहाँ पे accrual basis पे इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। नाम आपको म्यूनिसिपल टैक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, हाउस टैक्स भी, सिवरेज टैक्स भी, कोई भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है। ओनर की जेब से पैसा लोकल अथॉरिटी को गया तो डिडक्शन ले लीजिए। जीएबी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे तो एनएवी आ जाएगी। फिर बात आती है 24A में। अब हमारी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मल्टीपल अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, उनका एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन ना मिलके नोशनल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। 30% ऑफ एनएवी इज अवेलेबल एज नोशनल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर सच एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर डज नॉट मैटर। अगली कहानी 24B। 24B में बात की जाती है इंटरेस्ट की। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू 24B, अगर मानिए आपकी एनएवी नेगेटिव है या निल है तो सेक्शन 24A में भी डिडक्शन आपका निल हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। प्रॉपर्टी के परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, इन सब के लिए अगर आपने लोन लिया है, इस लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जा सकता है। इस इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे मिलेगा। अगर आपने अपना इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे किया जिसकी वजह से बैंक आपसे एडिशनल इंटरेस्ट लेता है उस अनपेड इंटरेस्ट पे, तो वो माइनस नहीं हो सकता। अब इंटरेस्ट में 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक आता है करंट पीरियड इंटरेस्ट, एक आता है प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रायर पीरियड उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आपने लोन लिया है। खत्म कब होता है? जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रॉपर्टी का परचेज़ या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उस साल से पिछले वाले साल तक आपका प्रायर पीरियड चलता है। जैसे मानिए मैंने एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में लोन लिया और मैंने लोन लिया 1 अक्टूबर 2021 को, और मेरी प्रॉपर्टी का परचेज़ या कंस्ट्रक्शन जो है वो मानो कंप्लीट हुआ, और वो कंप्लीट हुआ 15 जुलाई 2023 को। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम कहेंगे जी आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान। तो इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन-सा है? इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर है 22-23। 22-23 का मेरे पास लास्ट डे क्या है? तो 22-23 का मेरे पास लास्ट डे है 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, ये मेरे लिए कहलाएगा प्रायर पीरियड। इस टाइम पीरियड के लिए मैं निकालूंगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कहलाएगा प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। ये सारा इंटरेस्ट एक साथ माइनस नहीं हो पाएगा। इट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। किस साल से 5 साल स्टार्ट होंगे? जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी का परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ये प्रायर पीरियड इंटरेस्ट निकलेगा, और इस इंटरेस्ट को आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 से माइनस करना स्टार्ट करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक आप माइनस कर सकते हैं। एक और चीज, जस्ट बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी का परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, इट डज नॉट मीन कि आपकी इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है। इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन कब तक चलेगी? जब तक आपका लोन चलेगा तब तक आपकी इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन चलेगी। तो आपका इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले था, उसको इकट्ठा करके 5 इंस्टॉलमेंट में माइनस करवा दिए हैं, लेकिन इसके आगे वाले पीरियड का जो इंटरेस्ट है, जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल माइनस होगा, उसे हम करंट पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स क्या होगा? स्टार्टिंग के 5 साल प्रायर पीरियड की 1/5 इंस्टॉलमेंट आएगी, और साथ के साथ आपका करंट पीरियड इंटरेस्ट आएगा। जब ये 5 साल खत्म हो जाएंगे तो ये 1/5 वाली इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो जाएगी, करंट पीरियड इंटरेस्ट आपका चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपका लोन चलेगा।
So interest on loan taken for purchase, construction, repairs, renovation, etc. are allowed to be deducted on accrual basis. Computation of interest should take place on simple interest basis. That is no benefit for interest on unpaid interest. अगली कहानी, current period interest is fully allowed as deduction. Prior period interest allowed as deduction in 5 equal annual installments starting with the financial year in which the house has been purchased or constructed. Prior period starts from the date on which the loan has been taken and ends with the expiry of the financial year immediately preceding the financial year in which the house has been purchased or constructed. सारा डिस्कशन हमने कर लिया। कल को मानो मैंने प्रॉपर्टी के लिए लोन इंडिया के बाहर से लिया, तो गवर्नमेंट कहती है जी लोन इंडिया के बाहर से लोगे तो इंटरेस्ट भी एक बाहरी व्यक्ति को पे करोगे। जब आपने इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे किया है, गवर्नमेंट कहती है थोड़ा सा ना हमें डाउट लगता है कलेक्शन टैक्स का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 में एक बात कही कि इंडिया के बाहर से जो आपने लोन लिए उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं हम उस इंटरेस्ट को भी माइनस करना अलाउ कर देंगे। आप कोई भी दो में से कंडीशन फुलफिल कर दीजिए, या तो इंडिया के बाहर जब आपने इस इंटरेस्ट को पे किया होगा तो इस पे टीडीएस काट दीजिएगा, या फिर जो बाहरी व्यक्ति है जो फॉरेन लेंडर है उसको बोल दीजिएगा इंडिया में अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दे, ताकि गवर्नमेंट को कल को अपना टैक्स जो है वो ना मिले तो गवर्नमेंट इस एजेंट से एटलीस्ट टैक्स रिकवर तो कर सके। So interest on loan taken from outside India, they are also allowed as deduction if TDS has been deducted at the time of payment of such interest to the foreign lender or the foreign lender has appointed an agent in India. अगली कहानी, कल को प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो बेटा जो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है ना उसके रिस्पेक्ट में रेंटल इनकम हमेशा इंडिया के बाहर अथॉराइज मानी जाएगी, और जो इनकम इंडिया के बाहर अथॉराइज मानी जाती है ना वो इनकम जो है आरओआर के हाथ में तो हमेशा टैक्सेबल होती है, एनओआर एनआर के हाथ में तभी वो पैसा इंडिया में टैक्स होता है जब वो डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हो जाता है। So income from house property situated outside India, for ROR, income is always taxable in India irrespective of place of receipt of rent. For NOR and NR, income is taxable in India only when rent is received directly in India. ठीक है जी, ये हमारी बेसिक कंप्यूटेशन की बातें हो गई। अब हम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे। मेरे पास सबसे पहले एक सिचुएशन आता है स्पेशल केस, सेक्शन 23(1)(c). बिफोर आई कम ऑन टू दैट, इंटरेस्ट के बारे में एक छोटी सी बात और, जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि प्रॉपर्टी से कमाई आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी या तो फुली लेट आउट है या पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट है, या प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जहां पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि कमाई आ सकती है प्रॉपर्टी से, वहां पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट को माइनस करने पे किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाती है। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं प्रॉपर्टी से तो कोई इनकम आती ही नहीं है, सिर्फ लॉस ही आएगा, तो वहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट कहती है जी इंटरेस्ट अनलिमिटेड नहीं माइनस हो सकता, एक लिमिट तक ही माइनस हो पाएगा। तो इंटरेस्ट पे कहां लिमिट होती है और कहां लिमिट नहीं होती, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, जहां पे गवर्नमेंट को लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, प्रॉपर्टी फुली लेट आउट है, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट को माइनस करने पे किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाती। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट को पता है ना प्रॉपर्टी से कोई कमाई नहीं आनी है, लॉस ही आना है, तो वहां पे आप अनलिमिटेड अमाउंट तक का लॉस ना दिखा सके, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट को माइनस करने पे रोक लगाती है। ये मेरे पास बेसिक केस था जहां पे प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे थी। अब आती है मेरे पास वेरिएशंस। वेरिएशन नंबर 1, सेक्शन 23(1)(c), प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। कुछ टाइम के लिए मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट है और कुछ टाइम के लिए मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट है। मानिए 10 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है और 2 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है, वेकेंट है। अब बात ऐसे है कि मानिए एक प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट है 50,000 पर मंथ, और मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया एट 55,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। 55,000 पर मंथ के लिए मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया 10 महीने के लिए। अब आप अगर अपने 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं तो ये तो 6 लाख आएगा, लेकिन असल में मैंने कमाया कितना, 5,50,000। अब इस 6 लाख और 550 को अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते हैं ना तो हम कहते हैं जी ये कंपैरिजन अनसाउंड है। ये कंपैरिजन अनसाउंड क्यों है? ये कंपैरिजन अनसाउंड इस वजह से है बिकॉज एक वैल्यू जो पूरे 12 महीने की है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं ऐसी वैल्यू के साथ जो 12 महीने से कम है। तो इस कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है जी अगर आपने प्रॉपर्टी को पूरे 12 महीने किराए पे दिया होता तो कितना कमा लेते वो बताइए। तो यहाँ पे हम एक नोशनल फिगर इंट्रोड्यूस करते हैं कंपैरिजन के लिए जिसे बोलते हैं ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। तो आपके 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से कंपेयर नहीं करेंगे, कितना रेंट कमा लेते अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे होती उससे कंपेयर करेंगे।
तो जीएवी कैसे निकालेंगे? कंप्यूट द फॉलोइंग थ्री फिगर्स। गवर्नमेंट की इस प्रॉपर्टी से क्या एक्सपेक्टेशन है 12 महीने के दौरान वो? ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, कल को प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे होती है, आप कितना कमा जाते हो वो? ये अपने आप में एक नोशनल फिगर है और असल में आप कितना प्रॉपर्टी से कमाए हैं उसको हम यहाँ पे बोलते हैं लेट इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर द लेट आउट पीरियड। कंपैरिजन के लिए बेस हमेशा सेम होना चाहिए, तो उसी वजह से हम इन दोनों फिगर्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि गवर्नमेंट की 12 महीनों के दौरान प्रॉपर्टी से क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं क्या कमा लेता अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे होती। अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे होती और आप गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन को मीट कर देते, तो गवर्नमेंट आपको वैकेंसी का बेनिफिट देगी और इफेक्टिवली आपके आपसे उस पैसे पे टैक्स लेगी जो आपकी जेब में आया है। लेकिन कल को आप प्रॉपर्टीज 12 महीने किराए पे देने के बाद भी गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी। गवर्नमेंट उस पैसे को जीएवी मानेगी जो उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन है। इफ ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर 12 मंथ्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स, इसका मतलब प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे जाती तो गवर्नमेंट की जो इस प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेशन है वो इजीली मीट हो जाती। जब गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन मीट होगी तो गवर्नमेंट वैकेंसी का बेनिफिट देगी और इफेक्टिवली उस पैसे पे टैक्स लेगी जो आपने कमाया है। आपने कमाया है इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, तो इसे जीएवी माना जाएगा। लेकिन कल को आप 12 महीने भी प्रॉपर्टी किराए पे देते और गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसको जीएवी लिया जाएगा और एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने का जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसे जीएवी लिया जाएगा। डन। तो जो मेरी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट होती है उसमें मेन जो चेंजेस आते हैं वो जीएवी के रिस्पेक्ट में ही आते हैं एज कंपेयर टू द बेस लॉ, कि यहाँ पे आप अपने रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल को डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर मत कीजिएगा, बिकॉज एक फिगर 12 मंथ्स की है और एक फिगर 12 मंथ से कम की है। तो कंपैरिजन के लिए बेस हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगली चीज, म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे 12 महीने का माइनस कीजिए, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये वाला पैसा ओनर ने खुद पे किया हो लोकल गवर्नमेंट को। So municipal taxes for full 12 months are allowed to be deducted if they have been actually paid by the owner himself to the local government or municipality. अगली चीज, सेक्शन 24A डिडक्शन अलाउड इन द नॉर्मल मैनर, सेक्शन 24B डिडक्शन अलाउड इन द नॉर्मल मैनर। पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आप माइनस कर सकते हैं। क्यों? कल को मेरी प्रॉपर्टी 10 महीने लेट आउट है और 2 महीने मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो बैंक्स तो मेरे से इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का रखवाएगा ना। तो जब मेरी तरफ से इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का लगा होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का माइनस हो सकता है। ये जो नोट लिखा हुआ है इस नोट का मतलब आपको भी क्लियर हो जाएगा जब मैं अनरियलाइज रेंट का टॉपिक टेकअप करूंगा। तो जहां पे एक प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट होती है वहां पे उसका असेसमेंट कैसे रहता है? आप निकालिए जीएवी। जीएवी निकालने के लिए आप कहिए यहाँ पे कि 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट को 12 महीने के ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल के साथ कंपेयर कीजिए और उसके बेसिस पर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला पॉइंट मेरे पास आता है सेक्शन 23(2). सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और अनऑक्यूपाइड हाउस, एक घर है जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड क्या होता है वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। इसमें ना कभी इनकम आएगी ही नहीं, इसमें हमेशा लॉस ही आएगा। तो आपके लॉस के ऊपर कैप लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा जी यहाँ पे 24 भी अनलिमिटेड नहीं माइनस करने देंगे, एक लिमिट तक का ही माइनस करने देंगे। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड हाउस के रिस्पेक्ट में आपके स्टार्टिंग के 4 फिगर्स एकदम नील होती है। जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील, 24ए नील। सारी कहानी 24बी पे आती है। जितना 24बी आप माइनस करेंगे उतने आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है जी 30,000 तक का इंटरेस्ट माइनस हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग 30,000 इंटरेस्ट माइनस होगा, 30,000 तक का इंटरेस्ट माइनस हो सकता है। इनकेस आपका इंटरेस्ट 28 है तो 28 माइनस होगा, 25 है तो 25 माइनस होगा। लेकिन अगर आप 30,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट माइनस करना चाहते हैं तो 2 लाख तक का एक हायर बेनिफिट अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। कंडीशन नंबर 2, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 3, जिस साल में लोन लिए हैं उस साल के एंड से अगले 5 साल के दौरान आपका परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड लास्ट, एक सर्टिफिकेट आपको लेंडर से ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। So interest is allowed subject to a maximum limit of rupees 30,000. However, if all the following 4 conditions are satisfied, maximum limit shall be rupees 2 lakh. Loan has been taken on or after 1st April 1999. Second condition, loan has been taken for purchase or construction of the property. Third condition, the house has been purchased or constructed within 5 years from the end of the year in which the loan was taken. And last, a certificate has been obtained from the lender certifying the amount of interest. आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में। लेट अस सपोज आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं 11 महीने और 1 महीने के लिए आप इंडिया के बाहर घूमने चले गए और 1 महीने मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 1 महीने मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट है।
my property is self occupied for 11 months and for 1 month my property is vacant. So what happens in this situation? इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में लॉ ये कहता है जी, जब जीएवी आपकी पूरी 12 महीने की सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी की नील है, तो वहां पे वैकेंसी का हम क्या एडजस्टमेंट बिठा लेंगे? आप एक चीज देखिए, मेरी प्रॉपर्टी फुली लेट आउट थी तो उसका लॉ अलग था, और जब पार्टली लेट आउट और पार्टली वेकेंट हुई तो उसके लिए लॉ थोड़ा सा अलग किया गया। लेकिन अब उसका जो भी एडजस्टमेंट था वो जीएवी से था, आपने देखा ही अभी ऊपर। एक 12 महीने की प्रॉपर्टी की जीएवी नील है, तो 11 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1 महीने के लिए वेकेंट है, उसके लिए मैं क्या ही एडजस्टमेंट बिठाऊं? जीएवी अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू हो तो मैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की सोचूं। जहां पे जीएवी नील ही है वहां पे मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा? और एक और चीज, कल को मैं मेरी प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई करता हूँ और 1 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी खाली रहती है। जस्ट बिकॉज 1 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी खाली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बैंक मेरे से इंटरेस्ट नहीं लेगा, बैंक तो मेरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेगा। तो अगर एक प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक प्रॉपर्टी है जो 11 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1 महीने के लिए वेकेंट है, इन दोनों का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होगा, ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। सो यहाँ पे हमने देखो लिखा हुआ है, नो ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंसी इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगली चीज, मानिए आपकी जयपुर में एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने आज की डेट के अंदर खाली छोड़ी हुई है, वेकेंट छोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट दिल्ली में शिफ्ट हो गया है और आप दिल्ली में रेंटेड हाउस लेके रह रहे हो। लेकिन इस जयपुर की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या बनाने के लिए आपने लोन लिया हुआ था और इस लोन पे आज भी इंटरेस्ट जा रहा है। So you have a property in Jaipur which is vacant now. इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने लोन लिया हुआ था जिसपे आज की डेट में भी इंटरेस्ट जा रहा है, और बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है जिसकी वजह से दिल्ली में आप रेंटेड घर में रह रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ डज नॉट हैव एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अ वेकेंट हाउस। वेकेंट हाउस के रिस्पेक्ट में तो कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिशियल चीज बोली हुई है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी जयपुर की प्रॉपर्टी वेकेंट है, क्यों वेकेंट है? क्योंकि आपको किसी दूसरी सिटी में आना पड़ गया और वहां पे आप किराए का घर लेके रह रहे हैं, तो हम जयपुर की प्रॉपर्टी को वेकेंट हाउस ना बोल के एक टैग दे देंगे, अनऑक्यूपाइड हाउस। और अनऑक्यूपाइड हाउस का ट्रीटमेंट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की तरह ही होगा। इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 30,000 या 2 लाख तक का इंटरेस्ट माइनस हो सकता है, वैसे ही अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। So note number one, unoccupied property refers to a property which cannot be occupied by the owner by reason of employment, business or profession at a different place, and he resides at such other place in a building which is not belonging to him. Once again, unoccupied property refers to a property which cannot be occupied by the owner by reason of employment, business or profession at a different place, and he resides at such other place in a building which is not belonging to him. None. अब आते हैं अगले केस पे, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसके आगे बड़ा बड़ा लिख लीजिए, इलॉजिकल केस। इस टॉपिक को बनाते टाइम पे गवर्नमेंट सारे लॉजिक ही भूल गई, कई बार ऐसा लगता है। मानिए आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी लेट आउट है और आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है 7 महीने के लिए और 5 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब यहां पे गवर्नमेंट कहती है जी 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट लीजिए और 7 महीने का जो भी आपका रेंट रिसीवेबल है वो लीजिए और इन दोनों में से ले लीजिए विच एवर इज हायर। आप कहोगे ये क्या बात हुई, एक 12 महीने की फिगर को 7 महीने से कंपेयर कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पे। तभी मैंने यहाँ पे लिखवाया इलॉजिकल केस। इस टॉपिक को बनाते टाइम पे गवर्नमेंट सारे लॉजिक भूल चुकी है। तो एक पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है जो आपका 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट है उसको आप अपने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर कीजिए और इन दोनों में से जो हायर है उसे जीएवी मान लीजिए। अब जो पूरे 12 महीने की एक्सपेक्टेड रेंट को कंसीडर किया है जीएवी निकालने के लिए, तो गवर्नमेंट को पूरे 12 महीने के म्युनिसिपल टैक्स और पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट को तो माइनस करना अलाउ कराना ही पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इनकम आने की पॉसिबिलिटी है ना, तो देखिए इंटरेस्ट को लेके कोई लिमिटेशन नहीं है। फुली लेट आउट, पार्टली वेकेंट या पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड 23(3), इंटरेस्ट को लेके कोई लिमिटेशन नहीं है। आराम से हर केस में पूरा इंटरेस्ट माइनस कीजिए। सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जहां पे गवर्नमेंट को पता है इनकम आनी ही नहीं है, लॉस आना है, तो वहां पे 30,000 और 2 लाख की लिमिट्स है।
तो जहां पे आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, कैलकुलेशंस बहुत आसान है बट लॉजिक्स यहाँ पे एज सच नहीं है। तो 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से कंपेयर करके जो भी हायर है उसे जीएवी मानिए। पूरे 12 मंथ्स के म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर सकते हैं इफ दे हैव बीन एक्चुअली पेड बाय द ओनर हिमसेल्फ टू द लोकल गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी। सेक्शन 24A का डिडक्शन इज अलाउड इन द नॉर्मल मैनर, 24B का डिडक्शन इज आल्सो अलाउड इन द नॉर्मल मैनर फॉर फुल 12 मंथ्स। अगली चीज, सर इसी में अगर एक चेंज आ जाए कि मानो मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट है 7 मंथ्स के लिए, इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड है 4 मंथ्स के लिए और वेकेंट है 1 मंथ के लिए, तो क्या होगा? बेटा मैंने तो कहा ना इलॉजिकल केस है, गवर्नमेंट ने तो कोई खास दिमाग लगाया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी यही होगा एज इट इज। 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए, 7 महीने का रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालिए, इन दोनों में से जो हायर है उसे जीएवी मान लीजिए। मतलब अगर 7 महीने लेट आउट है और 5 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या 7 महीने लेट आउट है, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड और 1 महीने वेकेंट है, दोनों का ट्रीटमेंट एज इट इज सेम है। मतलब इस केस में अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो वैकेंसी का अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी व्हिच इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है जी। तो दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। जनरल केस, जनरल केस बेटा मेरे पास आता है सेक्शन 23(1)(a) एंड सेक्शन 23(1)(b) से। सेक्शन 23(1)(a) एंड 23(1)(b) में हम क्या सीखते हैं? आप जीएवी निकालिए। जीएवी कैसे निकालेंगे? 3 स्टेप में निकालेंगे। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर दीजिए इफ दे हैव बीन एक्चुअली पेड बाय द ओनर टू द लोकल अथॉरिटी। एनएवी आएगी, 24A में 30% माइनस कीजिए, 24B माइनस कीजिए। 24B पे नो लिमिट। अब अगली कहानी क्या? अगली कहानी है जी मेरे पास 23(1)(c), जहां पे पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली वेकेंट है। खर्चे पूरे 12 महीने के होंगे लेकिन कमाई पूरे 12 महीने की नहीं होगी, तो इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट बैठेगा ना वो एडजस्टमेंट जीएवी में बैठेगा। जहां पे आपने सीखा कि आप अपने 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट को 12 महीने की ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन को आप मीट कर जाते तो इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल जीएवी है, और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस को आप मीट नहीं कर पाते तो फिर जो गवर्नमेंट के 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट है उसे आपको जीएवी मानना पड़ेगा। फिर अगली चीज मेरे पास आती है 23(2), जहां पे मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है। यहाँ पे इनकम कभी आनी ही नहीं है, लॉस ही आना है। तो जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील, सारी कहानी 24B पे आके अटकती है। 30,000 तक का इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए, 4 कंडीशंस फुलफिल कर देंगे तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। एक और चीज, 23(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाते हैं। इफ अ पर्सन पेज टैक्स एज पर न्यू टैक्स रेजिम, वहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड ही नहीं है। जो 30,000 और 2 लाख है वो अलाउ ही नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पर्सन न्यू टैक्स रेजिम में जा रहा है। और लास्ट आता है 23(3), प्रॉपर्टी विच इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो अभी पड़ा, गवर्नमेंट ने कोई लॉजिक लगाया ही नहीं, जो आपने कमाया उसको 12 महीने की गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर करके जीएवी निकालिए, पूरे 12 महीने का म्युनिसिपल टैक्स माइनस कीजिए अगर बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड है, एनएवी आ जाएगी, 24A में 30% लीजिए, 24B में पूरा इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। डन। चलिए जी, कंप्यूटेशन का एस्पेक्ट क्लियर है। अब आगे कुछ मिसलेनियस बातें करते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास टॉपिक आता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्लेम करते हैं कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई की हुई है, तो लॉज कहता है जी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाई मानने देंगे, बाकी प्रॉपर्टीज को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। जिस प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा उसको लेट आउट की तरह ट्रीट करेंगे। वहां पे असल में कोई रेंट आया नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मान लेंगे, म्युनिसिपल टैक्स आराम से माइनस कीजिए, इंटरेस्ट आराम से माइनस कीजिए बिना किसी लिमिट के। और जिन प्रॉपर्टीज को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है उस पर सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉ लगाइए। सर अब कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना और कौन सी को डीम टू बी लेट आउट मानना है, गवर्नमेंट कहती है जी आप ही डिसाइड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप देख लीजिएगा। तो हमने क्लास में क्वेश्चन भी किया हुआ है जहां पे 3 प्रॉपर्टीज थी और 3 में से किसको सेल्फ ऑक्यूपाई माना जाना चाहिए वो बताना था, तो वहां पे आपको 3 अलग अलग केसेस बनाने पड़े थे। अगली चीज, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो 30,000 या 2 लाख का बेनिफिट आपने सीखा है वो इंडिविजुअली भी एक हाउस के लिए रहेगा और एग्रीगेटली भी रहेगा। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये बेटा, लेट अस सपोज हाउस 1 के लिए, फॉर हाउस वन के लिए आपने चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, हाउस 2 के लिए भी चारों कंडीशंस आपने फुलफिल नहीं करी, तो हाउस 1 के लिए भी मैक्सिमम लिमिट 30 और हाउस 2 के लिए भी मैक्सिमम लिमिट 30 और दोनों के लिए एग्रीगेटली भी मैक्सिमम लिमिट 30,000। अगली चीज,
अगर आपने हाउस 1 के लिए 4 कंडीशंस फुलफिल कर दी और हाउस 2 के लिए 4 कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, तो हाउस 1 के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख, हाउस 2 के लिए मैक्सिमम लिमिट 30,000 और दोनों के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। और कल को आपने दोनों ही हाउसेस के लिए चारों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल कर दी, तो दोनों के लिए इंडिविजुअली भी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख है और दोनों के लिए एग्रीगेटली भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी कितनी है? 2 लाख। बराबर है यहाँ तक की बात? चलिए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेक्शन 23(4), मैक्सिमम 2 हाउसेस विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी एंड द अदर हाउस और हाउसेस टू बी डीम्ड एज लेट आउट। अब कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई माने और कौन सी को डीम टू लेट आउट माने, ये ऑप्शन एसएससी के ऊपर छोड़ दिया गया है। जिन प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना गया, मैक्सिमम एग्रीगेट डिडक्शन परमिसिबल अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस शैल रिमेन 30,000 और 2 लाख, देख लिया हमने। और जिन घर को डीम टू बी लेट आउट माना गया, उनकी इनकम निकालिए जैसे प्रॉपर्टी लेट आउट है बाय टेकिंग एक्सपेक्टेड रेंट एज जीएवी। इंटरेस्ट के ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए अलॉन्ग विद म्युनिसिपल टैक्सेस। अगली चीज, अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्से हैं तो हर हिस्से की इनकम अलग अलग निकाली जाएगी। एक 2 फ्लोर का घर है, पहले फ्लोर पे आप खुद रहते हैं और दूसरा फ्लोर आपने किराए पे दे रखा है, तो हर घर के 2 टुकड़े मानिए, पहले हिस्से पे सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो, दूसरे हिस्से पे लेट आउट कर लो। सो एवरी पोर्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट हाउस एंड इनकम टू बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट लॉ। अगला पॉइंट, फिगर्स गिवन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट अप फ्लोर एरिया और एनी अदर रीजनेबल बेसिस। अगला डिस्कशन मेरे पास आता है को ओनरशिप, सेक्शन 26। को ओनरशिप का मतलब एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स हैं। मल्टीपल ओनर्स है तो इनकम एक जगह पे तो आएगी नहीं, मल्टीपल जगह पे आएगी। वो कैसे निकालें? अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो समझदारी इस चीज में है कि आप हर को ओनर की इनकम स्टार्टिंग से अलग अलग निकालें, बिकॉज हर को ओनर को अपना 30,000 या 2 लाख का डिडक्शन अलग अलग मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो समझदारी इस चीज में है कि इनकम स्टार्टिंग से आप कंबाइंड बेसिस पे निकालें, ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो कंसाइज हो सके, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा ना करनी पड़े, और जो फाइनल इनकम निकलेगी उसको आपको ओनर्स के बीच में बांट दीजिए एज पर देयर डेफिनेट शेयर। So in case the house property is self-occupied, computation to be done separately right from the beginning, and the limit of rupees 30,000 or 2 lakh in respect of interest on borrowed capital shall be considered separately for each co-owner. But if the house property is let out, computation to be done on combined basis, and thereafter the final income so computed can be apportioned amongst the co-owners as per their definite share. अगला पॉइंट मेरे पास आता है अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। लास्ट पॉइंट है ये। अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट, जो आपका रेंट ड्यू हो गया, मिला नहीं और अब मिलने के कोई चांसेस भी नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, बैड डेट। रेंट विच द ओनर हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज फ्रॉम द टेनेंट एंड विच हैज बीन प्रूव्ड टू बी लॉस्ट और इररिकवरेबल, दैट इज अ बैड डेट। अगली चीज, जिस टाइम पे रेंट अनरियलाइज होता है उस टाइम पे इसका क्या एडजस्टमेंट होता है? लॉ कहता है जी, अनरियलाइज रेंट को आप रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल में से माइनस कर सकते हैं अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं। कंडीशन नंबर 1, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, टेनेंट से अपनी ये प्रॉपर्टी खाली करवाइए, नहीं खाली करा तो ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे टेनेंट मजबूर हो जाए प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए। तीसरी चीज, अगर इस टेनेंट को कोई और प्रॉपर्टी दे रखी है तो इससे वो भी खाली करवाइए। और लास्ट, अपना जो अनपेड रेंट है उसे रिकवर करने के लिए लीगल एक्शन लीजिए, या आप असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कीजिए कि लीगल एक्शन लेना यूजलेस रहेगा। तो चलिए जी, इन वाले पॉइंट्स को बुक से भी देख लेते हैं। Amount of unrealized rent is allowed to be deducted from the total rent for the year if the following 4 conditions given under Rule 4 of Income Tax Rules 1962 are satisfied. First, the tenancy is a bona fide tenancy. Second, the defaulting tenant is not in occupation of any other property of the SSC. कोई और प्रॉपर्टी इसके अंडर नहीं होनी चाहिए। बोना फाइड का मतलब होता है जेन्युइन, तो टेनेंसी एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। किराएदार के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी कब्जे में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर जो किराएदार है उससे उससे या तो प्रॉपर्टी खाली करवाइए, ये वाली जिसका रेंट नहीं मिल रहा, या फिर अगर वो खाली नहीं कर रहा तो ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे टेनेंट कंपेल हो जाए प्रॉपर्टी को वेकेट करने के लिए, मतलब पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाइए। एंड लास्ट, आप हर रीजनेबल स्टेप लीजिए जिससे आपका जो अनपेड रेंट है उसे रिकवर किया जा सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अनपेड रेंट का अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, या जितना अमाउंट है उसको रिकवर कराने के लिए बहुत कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, लीगल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे, तो फिर आप असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कीजिए कि लीगल प्रोसीडिंग्स लेना क्या रहेगा, यूजलेस। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको अनरियलाइज रेंट के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट मिलता है। क्या एडजस्टमेंट मिलता है?
आपका चाहे कोई भी एप्लीकेबल केस हो, वहां पे जो आप रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालेंगे, उस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल को निकालने के टाइम पे आप टोटल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करेंगे और जो नेट अमाउंट आएगा वो आपके लिए रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल माना जाएगा, जो आगे कैलकुलेशंस में बढ़ेगा। एग्जाम्पल, मानिए आपका 12 महीने एक प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे है और आपका 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख, और आपका जो टोटल रेंट है पूरे साल का 12 महीने का जो आपका रेंट बैठता है वो आपका है लेट अस सपोज 2,40,000, लेकिन किराएदार ने आपको एक महीने का रेंट नहीं दिया और वो आज की डेट में बैड हो चुका है, तो 20,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो आपका अनरियलाइज रेंट है। तो फिर आप अपना नेट रेंट कैसे निकालेंगे? तो आप अपना नेट रेंट निकालेंगे, आप कहेंगे जी 2.4 लाख में से आप 20,000 का अनरियलाइज रेंट माइनस कर देंगे, इससे आपके पास 2.2 लाख का अमाउंट आएगा। तो फिर जब आप जीएवी निकालेंगे तो जीएवी निकालते टाइम पे आप 2 लाख और 220 इन दोनों में से विच एवर इज हायर लेके चलेंगे। तो इन केस आपका रेंट अनरियलाइज रेंट है और जो चार कंडीशंस अभी हमने पढ़ी वो चारों कंडीशंस फुलफिल्ड है, तो कैलकुलेशन में जो रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल आगे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, वो रेंट होगा जो अनरियलाइज रेंट को हटाने के बाद आएगा। एक और चीज, कल कल को मानिए सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी आपकी पार्टली लेट आउट है और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो पार्टली वेकेंट है। योर प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट एंड योर प्रॉपर्टी इज पार्टली वेकेंट। जैसे मानिए आपकी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लेके जो एक्सपेक्टेशन है 12 महीने की, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो 2 लाख रुपीस की है और आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है 20,000 पर मंथ पे, और इसमें से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 10 मंथ्स लेट आउट है और आपकी प्रॉपर्टी 2 महीने जो है वो खाली है और आपका 1 महीने का रेंट जो है वो अनरियलाइज्ड है। तो जो आपको रेंट रिसीव होगा एक्चुअल बेसिस पे, वो आपका कितना होगा? वो आपका हो गया जी 10 महीने के लिए हमारा रेंट बनता है 2 लाख, लेकिन इसमें से हमें 1 महीने का अनरियलाइज रेंट तो मिला ही नहीं है, तो ये मेरे लिए होगा 180। ठीक है जी, 10 महीने प्रॉपर्टी किराए पे थी, इसमें से 1 महीने का रेंट आपको मिला ही नहीं है, अनरियलाइज रेंट अगर मैं मान के चल रहा हूँ बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड है तो 180 आएगा। जब भी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट होती है तो यहाँ लगता है सेक्शन 23(1)(c) और वो कहता है जी अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने किराए पे होती तो आप कितना रेंट कमा लेते? तो यहाँ पे जो आप ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालेंगे वो 12 महीने का निकालेंगे, जो इसको आप कहेंगे 20,000 इंटू 12, ये आपके पास आएगा 2.4 लैक्स। ये आपका अनरियलाइज रेंट इसमें से भी माइनस होगा, क्योंकि ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालते टाइम पे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालते टाइम पे हम कहते हैं अगर वैकेंसी ना होती तो आप कितना रेंट कमा लेते? तो अगर वैकेंसी ना होती तो मैं, देखो वैकेंसी के साथ मैंने 1,80,000 कमाया है, अगर वैकेंसी ना होती तो मैं 2.2 लाख कमाता। अगर आप 2.4 लाख कहते हैं ना तो दैट मीन्स आप कह रहे हैं वहां पे वैकेंसी भी ना होती और अनरियलाइज रेंट भी ना होता, तो क्या होता? ऐसे नहीं है। जहां पे आपके पास अनरियलाइज रेंट है तो अनरियलाइज रेंट का अमाउंट ग्रॉस और इफेक्टिव दोनों में से माइनस होगा। ये बात आपको क्लासेस के दौरान भी सिखाई गई है और ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, ये देखिए 23(1)(c) में, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी विच इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट, द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल एज वेल एज इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। क्यों? आप अपने आप से ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल निकालते टाइम पे एक सवाल करते हैं कि अगर वैकेंसी ना होती तो मैं कितना कमा जाता। आप एक चीज देखिए, 10 महीने प्रॉपर्टी किराए पे दी, 2 महीने प्रॉपर्टी खाली है, लेकिन 10 में से 1 महीने का किराया तो लूज हुआ ही है। 12 महीने प्रॉपर्टी किराए पे होती है, वैकेंसी ना होती तो 2 महीने का रेंट और कमा लेते हैं ना। ये जो 1 महीने का रेंट अनरियलाइज हुआ है ये तो तब भी रहेगा, ये हट थोड़ी ना जाएगा। 10 महीने किराए पे देके 180 कमाए हैं तो 12 महीने किराए पे देके कितना कमाएंगे? 220। तो ये याद रखेंगे, जहां पे प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट है वहां पे अनरियलाइज रेंट का अमाउंट दोनों जगह से माइनस किया जाएगा। और अब आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की 12 महीने प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेशन है 2 लाख, मैं कमा जाता है 2.2 लाख, मैं गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करता हूं, तो इफेक्टिव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल को क्या माना जाएगा? जीएवी माना जाएगा। तो मेरी जीएवी आएगी 1,80,000 रुपीज।
अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में जो भी अभी की चीजें पढ़ी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है? बैड डेट। इस बैड डेट को रेंट रिसीवेबल में से माइनस करना अलाउ कर दिया जाएगा अगर यहाँ की 4 कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं। टेनेंसी बोनाफाइड, टेनेंट से प्रॉपर्टी खाली करवाइए, नहीं खाली कर रहा तो लीगल एक्शन लीजिए ताकि टेनेंट प्रॉपर्टी खाली करने के लिए मजबूर हो जाए। टेनेंट के ऑक्यूपेशन में कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और जो आपका पैसा डूबा हुआ है उसे रिकवर करने के लिए आप प्रॉपर एक्शन लीजिए या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कीजिए कि लीगल एक्शन लेना क्या रहेगा, यूजलेस। एक अगला पॉइंट यहाँ पे और आता है, एरियर्स ऑफ रेंट। ये क्या होता है? अगर आपके रेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया जाता है जिसकी वजह से पहले वाले पीरियड्स का रेंट आज रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड एज एरियर्स ऑफ रेंट। So rent pertaining to previous periods received in the current period owing to retrospective increase in rent amount। अभी आपने जो मेरे साथ बात पढ़ी वो सेक्शन 23(1) के थ्रू और प्लस रूल 4 के थ्रू आती है, जहां पे हम सीखते हैं जिस टाइम पे रेंट अनरियलाइज रेंट होता है तो क्या होता है। कल को मानो आपका रेंट कुछ अनरियलाइज था या आपके कुछ रेंट के एरियर्स थे जो आपको आज रिसीव होते हैं। तो अनरियलाइज रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट जो पास को रिलेट करता है लेकिन रिसीव आज मेरे को होता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए मेरे हाथ में सेक्शन 25A लगाया जाता है, द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट। और एक ये सिंगल सेक्शन है, दोनों ही चीजों को कवर अप करता है। वो कहते हैं जी पैसा पास्ट का है लेकिन मिला आज है, पास्ट में ये टैक्स नहीं हुआ तो इसको हम आज टैक्स करेंगे, आज इसे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे चाहे आप प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो, और पूरे 100% पैसे को टैक्स ना करके 70% पैसे को टैक्स किया जाएगा। So, recovery of unrealized rent and arrears of rent, it is taxable in the year of receipt under the head house property, irrespective of the fact whether the assessee is the owner of the property or not at the time of receipt of unrealized rent or arrears of rent. Further, a deduction of 30% is available and only 70% amount is taxable. तो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में कोई एंट्री दिखे जहां पे लिखा हो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, जो भी अमाउंट आपको दिखे उसके 70% को सीधा इस साल की हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान के टैक्स कर दीजिएगा। ठीक है जी। विद दिस आपके हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो गया है। बहुत एग्जॉस्टिव रिवीजन मैंने आपको इस पूरे टॉपिक की करवाई है। थ्रू आउट द टॉपिक में आपके साथ कैलकुलेशंस भी पैरेलली लेके चला हूं ताकि आपको उनकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। ठीक है जी। ये जो टॉपिक है हमारा यहीं पे क्लोज होता है। आई होप हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं बचेगा और अगले आने वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेकअप किए जाएंगे। एक वीडियो आएगा पीजीबीपी पे, उसके बाद अगला वीडियो आएगा कैपिटल गेन पे। दोनों हेड काफी बड़े हैं, थोड़े से कैपिटल गेन में खासकर इस बार थोड़ी अमेंडमेंट्स भी हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस वीडियोस एज वेल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।